यस स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम अपने पेपर फर्स्ट यानी कि एशियन ज्योग्राफी में बात कर रहे थे चीन देश के बारे में। चीन से संबंधित हमारी पिछली क्लासेस में हमने बहुत कुछ चाइना के बारे में डिस्कस किया है और इस क्लास में हम चाइना की लास्ट क्लासेस है ये हमारी, जिसमें हम चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस क्लास के अंदर हम चीन की जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो चीन की जनसंख्या की बात की जाए तो चीन सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। उसके बाद भारत का नंबर आता है जनसंख्या के आधार पर पूरे विश्व में। विश्व की लगभग 22% जनसंख्या जो है वो चीन की अंदर निवास करती है। 2005 में चीन की जनसंख्या 131 करोड़ थी, 29 लाख थी। और यहाँ जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर जो डेंसिटी है, जनसंख्या का घनत्व है, वो 130 था। चीन की जनसंख्या के बारे में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि चीन की अधिकांश जनसंख्या जो है वो नदी घाटियों में और मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। यानी कि जिन क्षेत्रों में नदियों का प्रभाव होता है उसके आसपास ही जनसंख्या ने अपने निवास स्थान बना लिए हैं। वहीं पे उन लोगों के द्वारा कृषि फसलों का विकास किया गया है, उनका उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से चीन की जो मोस्टली जनसंख्या है वो मुख्य रूप से नदी घाटियों में और मैदानी क्षेत्रों के अंदर, जहाँ पर कृषि फसलों का अधिकतम उत्पादन होता है, उन क्षेत्रों के अंदर इनका मुख्य रूप से जमाव पाया जाता है। चीन की जनसंख्या का, चीन की जो सबसे अधिक जनसंख्या है उसका जो घनत्व है यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है चीन का मैक्सिमम, वो वांगहो और यांगत्से सीकियान नदी की घाटियों के अंदर पाया जाता है। यानी कि ये जो नदी घाटियां हैं, वांगहो नदी और यांगत्से सीकियान नदी की जो घाटी है, इन क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से यहाँ पर जनसंख्या का सबसे अधिक मात्रा में घनत्व पाया जाता है। यांगत्से सीकियान की जो घाटी है इसमें बहुत सारे स्थानों पर 3000 व्यक्ति और 1000 घरेलू पशुओं का एक वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करना साधारण बात है। यांगत्से सीकियान के जो डेल्टाई प्रदेश है उसमें जनसंख्या का जो घनत्व है वो लगभग 3000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। इसी तरीके से सबसे कम जनसंख्या का घनत्व जो है वो चीन के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत तिब्बत और सिकियांग प्रदेशों के अंतर्गत पाया जाता है, जहां एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक व्यक्ति से भी कम जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। तो चीन की अधिकांश जो जनसंख्या है वो मुख्य रूप से गांवों के अंदर ही निवास करती है। गांवों में जो निवास करने वाली जनसंख्या है वो 56% और नगरों में जो निवास करने वाली जनसंख्या है वो लगभग 44% तक है। चीन में जन्म दर जो है वो 12.40 व्यक्ति प्रति हजार और मृत्यु दर जो है वो लगभग 6.51 व्यक्ति प्रति हजार तक पाए जाते हैं। इस तरीके से जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि जो है वो लगभग 1 करोड़ से भी अधिक होती है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या चीन में उत्पन्न हो जाती है। चीन की जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पे जो जनसंख्या है उसमें मैक्सिमम पार्ट यानी कि सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो हान जाति के लोगों की है। यहाँ पर चीन में 94% जो पॉपुलेशन है वो हान जाति के लोगों की है और 6% पॉपुलेशन जो है वो अल्पसंख्यक जातियों के रूप में है, यानी कि माइनॉरिटी के रूप में है। यहाँ पर चीनी मुसलमानों की जो संख्या है वो सबसे अधिक पाई जाती है। चीनी इन लोगों की मुख्य भाषा के रूप में है, यानी कि मंदारिन जो है वो चीन की मुख्य भाषा के रूप में है और यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। यानी कि इस देश की जो अधिकांश जनसंख्या है उसके द्वारा बौद्ध धर्म को माना जाता है। ये सभी बौद्ध के अनुयायी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, चीन के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में।
जनसंख्या के बाद हम बात कर रहे हैं चीन के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में। नेचुरल रीजन्स ऑफ चाइना। प्राकृतिक प्रदेश के बारे में बात करें तो चीन जैसे विशाल देशों के अंदर धरातलीय प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर भौगोलिक वातावरण में बहुत सारी परिस्थितियों को शामिल किया जाता है। चीन की प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर चीन को 15 प्राकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहला प्रदेश आता है शांतुल प्रदेश। 15 प्राकृतिक प्रदेश हैं चीन के अंदर, जिसमें पहला है शांतुल प्रदेश। ये प्राचीन काल में एक द्वीप था जो पीले सागर के अंदर स्थित था, लेकिन अब ये प्रायद्वीप के रूप में है जो प्राचीन पर्वतों और पठारों से निर्मित द्वीप है। इस देश का पश्चिमी भाग जो है इस प्रदेश का, वो एक सकरे मैदान के रूप में है। यहाँ की जो जलवायु है वो चीन तुल्य जलवायु के रूप में है, जहाँ औसत गर्मी का तापमान गर्मियों में यानी ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और शीतकालीन औसत तापमान जो है वो लगभग तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। वार्षिक वर्षा का औसत यहाँ पर 75 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। इस क्षेत्र के उच्च भाग जो है वहाँ पर वनों का विस्तार पाया जाता है, जिन्हें काट दिया गया है। यहाँ पर फसलों की कृषि जो है वो अधिक मात्रा में की जाती है। नदी घाटियों में कृषि का उत्पादन यहाँ किया जाता है। इस प्रदेश के अंदर जो कृषि का उत्पादन किया जाता है उसमें गेहूं, कावलिया, कपास, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन का अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे रेशम के कीड़ों को पाल करके अच्छे रेशम का उत्पादन किया जाता है। समुद्र तट के जो भाग है वहाँ पर मछलियाँ अधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत कोयला, सोना, टंगस्टन और लोहा खनिज जो है वो अधिक मात्रा में निकाले जाते हैं। उद्योग धंधों की बात की जाए तो यहाँ लोहा इस्पात, रेल इंजन और डिब्बे बनाने के उद्योग, रासायनिक पदार्थों का उद्योग, रेशम रेशमी वस्त्रों का उद्योग, मत्स्य व्यवसाय यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में विकसित हुए हैं। इसके बाद बात आती है चीन के दूसरे प्राकृतिक प्रदेश के रूप में, जो है उत्तरी चीन का विशाल मैदान। दूसरा प्राकृतिक प्रदेश चीन का ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ चाइना। प्राचीन काल में चीन का जो भाग है समुद्र में डूबा हुआ था, जिसमें हार्मो नदी ने बहुत ही बड़ी मात्रा में मिट्टी का जमाव किया और जिसके कारण ये मैदान हार्मो और पीली नदी द्वारा एकत्रित जो मिट्टी की परतें हैं उनसे निर्मित हुआ। इसीलिए इसे पीले मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये चीन के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4% भाग इसके अंतर्गत आता है। इसके उत्तर पश्चिम में लोयस पठार, दक्षिण पश्चिम में पूर्व के अंदर शांतुल प्रायद्वीपीय पठार इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। इस प्रदेश के अंदर चीन की लगभग 30% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन जो है समय वो बहुत अधिक कठोर होता है और तापमान यहाँ लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। और इसी तरीके से शीत ऋतु भी ये बहुत अधिक कठोर यहाँ पर पाई जाती है और जहाँ तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। शीत ऋतु के समय में यहाँ पर ब्लिज़ार्ड चलते हैं, बर्फीले तूफान यहाँ पर चलते हैं और धूल भरी आंधियां यहाँ पर आती हैं। इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस प्रदेश की 90% जनसंख्या जो है वो कृषि प्रदेश की कृषि कार्यों में ही संलग्न है। इस प्रदेश के लगभग 72% क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है। कृषि होने के कारण यहाँ पर उद्योग का विकास हुआ है। विकसित उद्योग धंधों में यहाँ बीजिंग में लोहा इस्पात उद्योग, मशीन निर्माण उद्योग, टीएमसी में सूती वस्त्र उद्योग, कृषि यंत्र निर्माण उद्योग, मोटर निर्माण उद्योग, इस्पात उद्योग और तामसार के अंदर सीमेंट उद्योग, ऐसे उद्योगों का यहाँ पर अधिकतम मात्रा में विकास हुआ है। बीजिंग और टीएमसी जो है वो इस उत्तरी विशाल मैदान के महत्वपूर्ण नगर के रूप में है। बीजिंग इस देश की राजधानी है, जिसे बीजिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रदेश आता है लोयस का उच्च प्रदेश।
तीसरा प्राकृतिक प्रदेश जिसे नोएडा उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश एक पठारी प्रदेश के रूप में है जो लोयस पठार के नाम से बोला जाता है। उत्तरी चीन के विशाल मैदान में स्थित जो एक उच्च प्रदेश है जिसमें शांसी, शेंसी, हुनान, दक्षिणी कियांशु ये सभी राज्यों का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इस प्रदेश में अनेक स्थानों पर पीले बारीक रेत के बने टीले दिखाई देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों से हवाओं के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी का इस क्षेत्र में प्रभाव किया गया है, जिसके कारण ही इस लोयस मिट्टी के उच्च प्रदेश का निर्माण यहाँ पर हुआ है। यहाँ विषम जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंदर औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में -5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो लगभग 40 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है। वर्षा की कमी, बारीक रेतीली मिट्टी के कारण यहाँ पर कृषि का भी अधिक विकास नहीं हो पाया है। इस प्रदेश में कृषि जो है केवल नदी घाटी क्षेत्रों के अंतर्गत ही की जाती है। कृषि में यहाँ पर बसंत काल में गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई, सोयाबीन, काबुलियाना, आलू की फसलों का उत्पादन किया जाता है। कोयले के बहुत सारे प्रकार यहाँ पर हैं। चीन की सबसे बड़ी कोयले की जो खान है वो इसी प्रदेश के अंतर्गत है। इसके बाद लोयस उत्तर प्रदेश के बाद में नेक्स्ट प्रदेश आता है यादव सीकियान का निचला मैदान। ये प्रदेश पूर्व में पूर्वी चीन सागर से लेकर के पश्चिम में चांग तक के क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है जो एक निम्न प्रदेश के रूप में है। इसके पूर्व में समुद्र तल से ऊंचाई केवल 5 मीटर और पश्चिम में केवल 80 मीटर तक की है। इस प्रदेश में कियांशु, चिकियान, हुपे और आंशिक जो प्रांत है राज्य है उनको शामिल किया जाता है। बहुत सारे जिलों का विस्तार इस प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। नौकाओं के ऊपर समुद्र तल से जो है ऊंचाई केवल 4 मीटर तक की है। और यहाँ पे सीकियान में जलयान चलाए जाते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में तापमान जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ बर्फ का जमा होता है। वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो यहाँ पर 125 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। ये कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में है जहाँ चावल, गेहूं, कपास और जौ की कृषि अधिकतम मात्रा में की जाती है। कपास इस प्रदेश की मुख्य फसल के रूप में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रदेश आता है यादव सीकियान का उत्तरी और दक्षिणी उच्च प्रदेश। यादव सीकियान का उत्तरी और दक्षिणी उच्च प्रदेश के रूप में जो एक पर्वतीय प्रदेश के रूप में है। इसके उत्तरी प्रदेशों में मिन, सिंगलिंग, कुनियू, आंबे ऐसे पर्वतों का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। मिन जो है वो लगभग 6000 मीटर और आंबे 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले पर्वत हैं। यादव सीकियान के दक्षिणी उच्च प्रदेश जिनमें लू, भूंग, नामलिंग ऐसे पर्वतों का विस्तार पाया जाता है जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर तक पाई जाती है। इसके उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग जो है वो कम ऊंचाई वाला भाग है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस और शीतकालीन औसत तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वार्षिक वर्षा का औसत इस प्रदेश में 125 सेंटीमीटर तक होता है। उच्च पर्वतीय भाग जो है वहाँ पे वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। शीत ऋतु में यहाँ पर बर्फ और पाले की स्थिति होती है। इस प्रदेश के जो उच्च पर्वतीय ढाल है वहाँ पर पाइन, बांस ऐसे वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। कृषि में यहाँ पर चावल, चाय, गेहूं और आलू की फसलों का उत्पादन किया जाता है। खनिज पदार्थों में यहाँ पर कोयला, सोना, जस्ता, लोहा और टंगस्टन का उत्पादन होता है। इस प्रदेश के अंदर उद्योग धंधों का जो विकास है वो बहुत ही कम मात्रा में हुआ है और इस प्रदेश के जो मुख्य नगर हैं उनमें आंचल और चांगसाई इस प्रदेश के मुख्य नगर के रूप में है। नेक्स्ट प्रदेश आता है रेड बेसिन यानी कि लाल बेसिन जिसे बोला जाता है।
जिसे रेड बेसिन भी कहा जाता है। रेड बेसिन जो है ये महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है चीन का, जो चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसके पश्चिम में जेठवाल बेसिन, उत्तर में सिंगुचा, पूर्व में सिंगुचा और दक्षिण में चीन का पठार इसको घेरे हुए है। ये प्रदेश लाल लौह पत्थरों से निर्मित है, जिसके कारण ही इस प्रदेश को लाल बेसिन के नाम से जाना जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि यहाँ पे प्राचीन काल में एक बहुत बड़ी झील थी, जो इसके उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में चूने की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित थी। बाद में इसके अंदर लाल पत्थर का जो चूरा है वो नदियों के द्वारा अपरदन करके उसका जमाव किया जाता रहा, जिससे लाल बलुआ पत्थर चूने की घाटियों के बीच में इतनी अधिक मात्रा में जम गया कि इसने इन्हीं को लगभग भर दिया। यहाँ सिंचाई नदी का पानी भी इसमें ही भरता रहता था। जब इस नदी ने पूर्व के बनाकर के बाहर की ओर मार्ग खोला तो यहाँ सिंचाई नदी का एक मार्ग बन गया, जिससे कटाव प्रारंभ हो गया। लाल बलुआ पत्थर बहुत ही नरम होता है, इसके कारण नदियों ने इसको बहुत अधिक गहराई तक काट करके खड्डों में बहना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस प्रदेश की बात की जाए तो इसमें जो पहाड़ियों की ढाल है वो सीढ़ीनुमा खेतों से घिरी हुई है। उन चबूतरों के ऊपर 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जिसके कारण यहाँ पर फसलों का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। कटाव के कारण यहाँ पर मिट्टी का अपरदन हो चुका है, फिर भी विष्टा से जो बनी हुई खाद है उसका यहाँ पर अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। गर्मियों में चावल और सर्दियों में गेहूं का अधिकतम मात्रा में यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र के मानव जीवन की बात की जाए तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो वास्तविक रूप में चीन के जो पर्वत हैं उनके द्वारा अलग किए हुए हैं। चीन की एक सांस्कृतिक इकाई रही है। बाद में जो सांसी के राजा है उन्होंने आकर यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर अपना राज्य स्थापित किया। रेल मार्गों को बनाने से मिलाने के बाद यहाँ पर परिवहन की सुविधा भी बढ़ जाएगी। जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर 800 से 1200 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पाया जाता है। नदियों में छोटे जलप्रपात बने हैं, जिसके कारण यहाँ जहाज प्रत्येक स्थान तक आसानी से आ जा नहीं पाते हैं। और यहाँ के जो मल्ला होते हैं वो इतने अधिक चतुर होते हैं कि जलप्रपातों से भी नाव को निकाल करके ले जाते हैं। इस प्रदेश के मुख्य नगर चेंगडू और सैफू इसके मुख्य नगर के रूप में हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रदेश आता है दक्षिणी पश्चिमी उच्च प्रदेश। नेक्स्ट प्रदेश है दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये प्रदेश क्या है? तिब्बत उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है, जिसमें यूनान और क्विचाओ प्रांतों के भागों को शामिल किया जाता है। ये सामान्य रूप में एक पठारी प्रदेश है, जो तिब्बत के पठार का ही भाग है। इसके पश्चिमी भाग में उच्च पर्वत श्रेणियां लगभग 6000 मीटर ऊंची हैं, जो सदैव ही बर्फ से ढकी रहती हैं। इस प्रदेश की जलवायु शीतोष्ण है। गर्मियों में यहाँ औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है और वार्षिक वर्षा का औसत यहाँ पर 125 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर मानसून दोनों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से चाय, मक्का, बाजरा, गेहूं, अफीम और तिल की फसल का उत्पादन होता है। और इस प्रदेश में खनिजों की भी बहुतायत होती है। अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। यहाँ कोयला, टंगस्टन, एंटीमनी खनिज है, जस्ता, तिल, लोहा, सोना और पारा भी अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर उद्योग धंधों का जो विकास है वो बहुत कम मात्रा में हुआ है। फलों को सुखा करके यहाँ पर डब्बों में बंद करना, शराब बनाना, सूती वस्त्रों के का निर्माण, धान कूटना इस प्रदेश के मुख्य उद्योग के रूप में विकसित हुए हैं। नेक्स्ट प्रदेश इसके बाद आता है सिकियाल प्रदेश। नेक्स्ट प्रदेश आता है सिकियाल प्रदेश। ये प्रदेश नदियों के बेसिन और निम्न पहाड़ियों
जाता है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से लगभग 500 मीटर तक है। सीकियाम इस प्रदेश में बहने वाली मुख्य नदी के रूप में है। क्वांगचू का डेल्टा, जिसे केंटन का डेल्टा कहा जाता है, वो इसका प्रसिद्ध डेल्टा है। यहाँ ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और शीतकालीन औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वर्षा ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकालीन मानसूनों से और सर्दियों में शरदकालीन जो तूफान होते हैं, चक्रवात आते हैं, उनसे होता है। इस प्रदेश में टाइफून नामक जो तूफान है उनका प्रभाव यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। कृषि जो है मुख्य रूप से इस प्रदेश के बेलखाई भागों में की जाती है। यहाँ वर्ष में चावल की फसल जो है उनको 2 फसलों वाले प्रदेश के रूप में है। यहाँ चावल का उत्पादन प्रत्येक क्षेत्र में होता है। चावल के अलावा यहाँ चाय, तंबाकू, मसाले, गन्ना और फसलों की कृषि भी की जाती है। शहतूत के वृक्षों के ऊपर रेशम के कीड़े पाल करके रेशम का उत्पादन किया जाता है। समुद्र तटीय भाग जो है वहाँ पे मछली पकड़ने का कार्य भी किया जाता है। खनिज पदार्थ भी इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। टंगस्टन, लोहा, कोयला, टिन, मैग्नीज और सुरमा जो है ऐसे खनिज यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में निकाले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रदेश आता है दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश दक्षिणी चीन के पूर्वी भाग में फैला हुआ प्रदेश है, जिसमें सिक्किम, उत्तरी प्रांत और क्वांटम प्रांत का पूर्वी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इस प्रदेश के तटीय मिट्टी और नदियों की घाटी को छोड़ करके पूरा क्षेत्र कैसा है? पर्वतीय है। तटीय भाग यहाँ पर बहुत अधिक कटा फटा है। यहाँ जो ग्रीष्मकालीन औसत तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस और शीतकालीन औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक होता है। वर्षा ग्रीष्मकाल में अधिक होती है और इसी क्षेत्र में टाइफून तूफान का प्रभाव भी होता है। यहाँ पर टाइफून तूफान भी आते हैं। ये प्रदेश जो है चीन का अत्यधिक उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। वर्ष में चावल की यहाँ पर 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है। चावल के अलावा यहाँ पर चाय, गन्ना, सोयाबीन, तिल, गेहूं की कृषि भी की जाती है। तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर मछलियों को पकड़ा जाता है। ये प्रदेश चीन की सबसे अधिक मछलियों को पकड़ने वाले केंद्र के रूप में है। यहाँ पर नमक, टिन, टंगस्टन खनिजों का उत्पादन किया जाता है और इस क्षेत्र के अंदर रेशमी वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रदेश आता है तिब्बत का उच्च प्रदेश। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसमें तिब्बत, संगाई प्रांत, यूनान प्रांत का उत्तरी भाग और जेजुआन का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये प्रदेश मध्य एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्र हिमालय और गोलवंशान पर्वत के बीच में स्थित प्रदेश है। इस प्रदेश का जो विस्तार है ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 103 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल 12,11,000 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 5,000 मीटर तक है। यह अत्यधिक विषम जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पे सर्दियों में कठोर शीत और ग्रीष्मकाल में कठोर गर्मी भी पड़ती है। सर्दियों में तापमान जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और ग्रीष्मकालीन औसत तापमान यहाँ लगभग 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वर्षा यहाँ ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है, जिसका औसत यानी कि वर्षा का औसत यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच रहता है। इस क्षेत्र में नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है, जो इस प्रदेश के विस्तृत भाग के ऊपर चारागाह के रूप में पाए जाते हैं, जहाँ पर पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रदेश है सिंकियाम प्रदेश। नेक्स्ट प्रदेश है सिंकियाम प्रदेश। ये प्रदेश चीन के उत्तरी पश्चिम भाग में फैला हुआ एक
कुनलुन अल्ताई जैसी पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। इसके बीच में, इन पर्वत श्रेणियों के बीच में तारिक बेसिन, हिमालयन बेसिन की स्थिति है। ये बेसिन समुद्र तल से 500 से लेकर 800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। इस प्रदेश में मध्यवर्ती भाग में ताकलामाकान का मरुस्थल फैला हुआ है। तारिम इस प्रदेश की मुख्य नदियों के रूप में है, जिसके पश्चिम भाग में अनेक छोटी-छोटी इस प्रदेश के पश्चिम भाग में छोटी-छोटी अनेक झीलें पाई जाती हैं। यहाँ औसत तापमान जो है ग्रीष्मकाल में 48 डिग्री तक पहुंच जाता है और सर्दियाँ यहाँ पर कठोर और लंबी होती हैं। सर्दियों का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस प्रदेश के अंदर वर्षा की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। वार्षिक वर्षा का औसत यहाँ पर केवल 15 सेंटीमीटर तक ही होता है। वर्षा की कमी है, जिसके कारण यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति भी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। कुछ स्थानों पर सूखी घास और कटीली झाड़ियां भी पाई जाती हैं। सिंचाई की व्यवस्था करके यहाँ पर कुछ स्थानों के ऊपर तंबाकू, गेहूं, ज्वार, कपास, आलू और अन्य फलों की कृषि भी यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट प्रदेश इसके बाद आता है अंतर्वर्ती मंगोलिया प्रदेश। अंतर्वर्ती मंगोलिया प्रदेश ये चीन भाग में फैला हुआ है, जिसका अधिकांश भाग कैसा है, पहाड़ी और पठारी है। इसके उत्तरी पूर्वी भाग में हिमवत पर्वत, दक्षिण में नागसान पर्वत और अन्य क्षेत्रों में आंगसान, तिएनशान और मुलांशान पर्वतों का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 1300 मीटर तक है। इस प्रदेश के नागसान पर्वत से मांगू नदी का उद्गम होता है। इस प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, पठारी मरुस्थल के रूप में है। यहाँ ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु के अंदर यहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। वर्षा यहाँ पर केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है और वार्षिक वर्षा का औसत यहाँ 15 सेंटीमीटर ही पाया जाता है। वर्षा की कमी है, इसके कारण यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के रूप में शुष्क घास ही यहाँ पर पाई जाती है। कृषि की भी यहाँ पर कमी पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों के अंदर ही सिंचाई की व्यवस्था करके गेहूं, मकई और तरबूज की कृषि यहाँ पर की जाती है। यहाँ के जो निवासी हैं उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। भेड़, गाय, बैल, घोड़े और याक यहाँ पर पाले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रदेश आता है मंचूरिया प्रदेश। नेक्स्ट प्रदेश है मंचूरिया प्रदेश। ये चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में फैला हुआ है, जो एक त्रिभुजाकार प्रदेश के रूप में है, जिसे जापान के लोगों ने मर्चिको के नाम से इसको जाना जाता है। ये प्रदेश 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 115 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 136 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। इस प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 8,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इस प्रदेश के अंतर्गत लियाओलिंग, किरिन और हेलुंग की आर्मी प्रांतों को शामिल किया जाता है। ये प्रदेश 3 प्राकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत प्राकृतिक विभागों में बंटा हुआ है। पहला भाग है इसका खिंगन और लियाओलिंग पर्वतीय प्रदेश के रूप में, जो मंचूरिया के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इसमें लघु और महान खिंगन और लियाओलिंग पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। ये पर्वत उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं जो मंचूरिया और मंगोलिया की सीमा का भी निर्धारण करते हैं। दूसरा प्रदेश इसके अंतर्गत आता है मंचूरिया के मैदान के रूप में। ये मंचूरिया के मध्य भाग में फैला हुआ है। मंचूरिया का मैदानी प्रदेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये प्रदेश लियो और सुंगारी नदियों और उसकी सहायक नदियों की जो उपजाऊ पाक मिट्टी है उससे निर्मित प्रदेश है। इसके बाद तीसरा जो इसका प्रदेश आता है वो है मंचूरिया का पूर्वी प्रदेश। तो ये प्रदेश मंचूरिया के पूर्वी भाग में फैला हुआ है, जो एक उच्च पर्वतीय प्रदेश है जहां मंचूरिया पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। इस प्रदेश की मुख्य पर्वत श्रेणी चांग पसाई सान है, जिसका सर्वोच्च शिखर पाइटामुसान है। इस प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है उसमें लीलोडोंग प्रायद्वीप स्थित है। इसकी जलवायु, मंचूरिया के प्रदेश की जो जलवायु अत्यधिक विषम है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और शीतकालीन तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुंच जाता है।
एशिया के मध्यम और उत्तरी भाग से आने वाली शुष्क और ठंडी हवाओं से यहाँ पर तापमान में एकदम गिरावट आ जाती है और पर्वतीय भागों के अंदर यहाँ पर बर्फ का जमाव हो जाता है। वर्षा यहाँ पर मुख्य रूप से ग्रीष्म काल के अंदर होती है। किंगन पर्वत के ऊपर अधिक वर्षा के कारण चीड़, फर, स्प्रूस और लार्च के वृक्षों का यहाँ पर विस्तार पाया जाता है। कम ऊंचाई वाले जो भाग है वहां पर पतझड़ वनों में बलूत, एल्म, पॉपुलर, बर्च ऐसे वनों का, ऐसे वृक्षों का विस्तार यहाँ पाया जाता है। मंचूरिया के जो मैदानी भाग हैं उनमें स्टेपी घास के मैदान को भी पाए जाते हैं। कृषि मंचूरिया का प्रधान उद्योग के रूप में है और मंचूरिया प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 14% भाग के ऊपर यहाँ कृषि की जाती है। कृषि मंचूरिया के मैदान और दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकतम मात्रा में की जाती है। इस प्रदेश की मुख्य फसलें सोयाबीन, गेहूं, काउलियां, ज्वार, बाजरा, मकई और कपास की फसलें हैं। सोयाबीन यहाँ पे सबसे अधिक उत्पन्न होता है। विश्व की 20% और एशिया की 50% सोयाबीन का प्रोडक्शन इसी प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। मंचूरिया खनिजों के आधार पर एक महत्वपूर्ण प्रदेश के रूप में है। यहाँ कोयला, सोना, लोहा, तांबा, जस्ता अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला भी पाया जाता है। लोहा आंशान क्षेत्र के अंदर अधिक पाया जाता है। उद्योग धंधे अधिक विकसित हुए इस प्रदेश में। आंशान में लोहा और इस्पात बनाने के विशाल कारखाने हैं। आंशान आयरन स्टील वर्क्स नंबर 1 जापानियों ने 1919 में और आंशान आयरन स्टील वर्क्स नंबर 2 साम्यवादी सरकार ने 1949 में यहाँ पर स्थापित किए थे। मुक्तेन के अंदर भारी मशीनें, रासायनिक पदार्थ और वस्तु बनाने के कारखाने हैं। एडिन के अंदर जलयान निर्माण कारखाना है। फुसुल में सीमेंट और धातु उद्योग केंद्र विकसित हुए हैं। आंसान, हार्बिन, चांगचुंग, मुक्तेन, बेरिन और फुसुल वो इस प्रदेश के मुख्य नगरों के रूप में विकसित हुए हैं। इस प्रदेश में रेल मार्गों का विकास अधिकतम मात्रा में हुआ है और सड़क मार्गों का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। तो इस तरीके से ये बात थी अपनी चीन के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में और इसके साथ ही अपना चीन का जो टॉपिक है ये यहाँ कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं।